नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेरे चैनल में जब भी मामले आते हैं तो ज़मीनी मामला आता है और कोल खनन के मामले आते हैं। जैसे ज़मीनी मामला आपको बता दें कि अधिग्रहण हो गया, कोई कंपनी अधिग्रहण कर रही है, जैसे कि एनटीपीसी अधिग्रहण कर रही है आपके क्षेत्र को, या फिर सीसीएल अधिग्रहण कर रही है, चाहे तमाम अन्य कंपनियां जो भी अधिग्रहण करती हैं, उसी पर मैं वीडियो बनाता हूं, उसी पर मैं खबर चलाता हूं। और उसी के लेकर आज बुकरू में जो हमारा चौपाल लगा हुआ है, और इस चौपाल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिन रैयतों ने हाई कोर्ट में केस किए थे और उनको हाई कोर्ट द्वारा जीत भी हासिल हुआ था और निर्देशित भी किया गया था डीसी कार्यालय को, डीसी महोदय को, कि इन्हें 2013 के नियम के तहत मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसी बीच लेकर केसकर्ताओं को, जो केसकर्ता थे यहाँ के बुकरू के, और केसकर्ता जब डीसी ऑफिस, कार्यालय, भूअर्जन, ये तमाम जगह जाकर और अपने डिग्री को दिखाएं और अपने हक अधिकार की मांग किए, तो उनके द्वारा कहा गया था कि आप लोग अपना अपना जितने भी केसकर्तागण हैं वो अपनी कागजात को भूअर्जन कार्यालय या डीसी महोदय के कार्यालय में जमा करें। इस प्रकार से इनका निर्देश आया। सभी रैयतों के द्वारा जितने भी कागजात थे, जितने केसकर्ता थे, वो अपने अपने कागजात जमा कर चुके हैं। इसके बाद सीसीएल के द्वारा कुछ बातें ऐसे सामने निकल के आई जिसमें अधिग्रहण क्षेत्र के रैयतों को भ्रमित करने का काम किया है। उसी के लेकर आज यहाँ पर चौपाल लगा हुआ है बुकरू में। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे मेरा, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर देखिए पिछले वीडियो को और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से ये कंपनियाँ या सीसीएल या एनटीपीसी आपको भ्रमित करके आपके हक अधिकार को छीनने के काम कर रही है। और उसी चीज़ को आज यहाँ पर केसकर्ता जो थे उनको हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित करने के बावजूद भी अभी भी दर दर भटक रहे हैं अपने मुआवजा को लेकर। तो आज हम इसी चीज़ को जानकारी देंगे कि किस प्रकार से रैयतों को ठगा जा रहा है और जो केसकर्तागण हैं उनको भी भ्रमित करके ठगने की कोशिश किया जा रहा था। उसी का जानकारी आज हम आपको देंगे ताकि आप किसी भी कंपनी या किसी भी सीसीएल के अधिकारी या दलाल के थ्रू आप ठगे ना जाएं। तो आप यहाँ पर उसी को लेकर हम सबसे पहले आपको जब भी हम दिखाते हैं तो आर.एस. पांडे जी को की तरफ मेरा कैमरा रहता है हमेशा। आज भी मैं वही आर.एस. पांडे जी के पास जाएंगे, वही सब कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से सीसीएल के द्वारा या अन्य कंपनी के द्वारा छला जा रहा है। सर, क्या मामला है जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? देखिए, किस प्रकार का? चलिए, पत्रकार बंधु, आपने समय दिया इसके लिए आप हमारे सभी चंद्रगुप्त कोल परियोजना के सम्मानित रैयतों के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था उसको मैं सारे रैयतों के लिए, चंद्रगुप्त कोल परियोजना के जो रैयत केस किए हैं, केस करता हैं, और जो केस नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं आज विशेष विषय लेकर के आया हूँ। अच्छा, विशेष विषय लेकर के इसलिए आया हूँ कि कम से कम अपने अधिकार को पहचानो और समझो। अगर ये अधिकार को तुम नहीं समझोगे, आज नहीं समझोगे, तो कल तुमको फिर देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं इसी विषय पर आज थोड़ा सा बताता हूँ कि जब कहीं भी कोई प्रोजेक्ट खुलता है, कहीं भी सीसीएल का हो या कोई भी कोल प्रोजेक्ट हो, तो पहले एक गजट निकलता है। गजट, जिसको भारत का गजट बोलते हैं, अंग्रेजी में द गजट ऑफ इंडिया बोलते हैं, और वो गजट में सारा चीज़ क्लियर रहता है। तो उसी तरह जब चंद्रगुप्त कोल परियोजना का गजट निकला तो ये गजट का तिथि था 28 अक्टूबर 2015। और ये गजट का संख्या था 2936।
ठीक है। तो इसके तहत ये गजट प्रकाशित किया गया कि कैसे 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 ज़मीन आपका 3,331.50 एकड़ ज़मीन जो 1,348.78 हेक्टेयर के बराबर होता है, कैसे अधिग्रहण किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है गजट में, जितने भी चंद्रगुप्त कोल परियोजना के जितने भी भू रैयत होंगे वो देखेंगे कि गजट जो हुआ है वो सिर्फ दिखाता है कि सीबी एक्ट 1957 के तहत गजट हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सीबी एक्ट 1957 से हमारा ज़मीन अधिग्रहण हुआ है ना, हुआ है। लेकिन इसके बाद जब पढ़ेंगे गजट को तो इसमें लिखा हुआ है जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है। ये शब्द लिखा हुआ है जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है, जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है। इसका मतलब हो गया कि सीबी एक्ट के प्रावधान समाप्त हो गए। अच्छा, ठीक है। ये 28 ये जो है 28 अक्टूबर 2015 को ज़मीन सीबी एक्ट से ज़रूर अधिग्रहण हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया, ये शब्द जो है सो सीबी एक्ट के वैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया, वैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया। गौर से जब ये जो सेक्शन 9 लगा, अधिग्रहण जो हुआ 28 अक्टूबर 15 को, इसको देखा जाए कैसे कर दिया। तो 28 अक्टूबर 15 को जब आपका गजट हुआ सीबी एक्ट से, और सीबी एक्ट के प्रावधान कैसे समाप्त कर दिया, तो 28/8/15 को एक गजट हुआ। इसका गजट संख्या है 2367। तो 2367 में ये पार्लियामेंट्री कानून अधिनियम बना। पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट में कानून बना, पार्लियामेंट में कानून बन के, और सरकार 28 अगस्त 15 को एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी किया, उस अध्यादेश का नंबर है 2367। और इसमें लिखा कि सीबी एक्ट के प्रावधान समाप्त हो गए। वैधानिक प्रावधान, वैधानिक मतलब कानूनी प्रावधान जो भी है सीबी एक्ट के 28 अगस्त 15 से ही समाप्त माने जाएंगे। इससे तात्पर्य है कि 2013 कानून जब बना तो 1/1/14 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, 1/1/14 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून 13 में पास हुआ, इसीलिए इसको हम 13 कानून कहते हैं। लेकिन 1/1/14 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। और 1/1/14 से लेकर के 28/8/15 तक ये हम मानते हैं कि सीबी एक्ट पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू नहीं था। अच्छा, लागू नहीं था। काहे कि सीबी एक्ट को रोकने वाला कोई प्रावधान बना ही नहीं था, इसलिए सीबी एक्ट के प्रावधान के तहत जमीन अधिग्रहण हो रहा था। लेकिन हमारा जो जमीन अधिग्रहण हुआ 28/10/15 को, ठीक है, उसके पहले 28 अगस्त 15 को कानून बन गया। आपका सेक्शन 9 लगने के पहले ना कानून बन गया 28 अगस्त 15 को। जैसे ये गजट जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। ये जो सेक्शन 9 जैसे 2013 अधिनियम के तहत जो आपको मुआवजा मिलना था, हाँ मिलना था, तो उसमें क्या हुआ कि उस समय उसको मैंने सीबी एक्ट कानून को रोक के लिए कोई प्रावधान नहीं बना था। 28/8/15 तक अच्छा, सीबी एक्ट ही लागू था। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में सीबी एक्ट ही लागू था। अच्छा, हम मानते हैं चीज को। हाँ। लेकिन 28/8/15 से, हाँ, ठीक है ना, हाँ। एक अध्यादेश कानून बना। अच्छा, आई पार्लियामेंट्री कानून है। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि जैसे नई दिल्ली में जो पार्लियामेंट में ये गजट जो जारी हुआ वो 28 अगस्त 2015 को हुआ, जारी हुआ। लेकिन आपका कहना है कि 2013 के काट का सीबी एक्ट का काट का नहीं था, नहीं था। तो उसके बाद जब ये बना तो आपका सीबी एक्ट का खत्म करने का एक कानून बन गया, कानून बन गया। तो ये कानून जब बन गया उसके बाद आपके अधिग्रहण क्षेत्र कब हुआ है? हाँ, आपका सेक्शन 9 कब लगा? 28 कानून बनने के बाद हुआ। अच्छा, ये इसके कानून बनने के 2 महीना बाद, कानून बनने के 2 महीना बाद सेक्शन 9 लागू हुआ। सेक्शन 9 लगा। ये बुकरू पूरा क्षेत्र पूरा चंद्रगुप्त बोलिए, पूरा चंद्रगुप्त का जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, अधिग्रहण सीबी एक्ट से दिखाता है कागज में। एक चीज मैं आपको ये समझ रहा हूँ, जैसे नई दिल्ली 28 अक्टूबर 2015 को जो ये कानून पास किए अधिनियम में, तो ये तो पूरे देश, पूरा भारत राज्य में भी लागू हो गया। फिर पूरे भारत देश में बोलिए, पूरा भारत देश में, पूरा भारत देश में। लेकिन आपका बुकरू क्षेत्र में इस गजट को
पास होने के बाद चंद्रगुप्त बोलिए। हाँ चंद्रगुप्त जो कोल है, हाँ। खनन एरिया जो क्षेत्र है, हाँ। वो उसका 2 महीना बाद आपका सेक्शन 9 लगा। तो उसके आधार पर आपका ये इस गजट में जो अभी 28 अक्टूबर 2015 के गजट में आपका जमीन अधिग्रहण शामिल हो गया। आप यही कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं। और जब ये सीबी एक्ट से हुआ और उसके पहले जब ये गजट निकला तो सीबी एक्ट के प्रावधान तो स्वतः समाप्त हो गए महोदय, समाप्त हो गए, समझे। उसके बाद जब ये गजट निकला 28 अगस्त 15 को, तो ये कब लागू होगा पूरे इंडिया में? ये भी एगो हुआ, ये तो लागू, ये तो कानून बना 28 अगस्त 15 को। तो क्या किया कि सरकार जो है इसको लागू किया 1/9/15 से। अच्छा 1/9/15 बना है 28 अगस्त 15 को। हाँ। हमारा सेक्शन 9 लगने के पहले 2 महीना पहले। लेकिन इसको लागू कब से होगा? तो डेट दिया 1 सितंबर 15। कहाँ पर? 1 सितंबर 1 सितंबर 15 को प्रवृत्त होंगे। प्रवृत्त माने लागू होंगे माने 1 सितंबर मतलब 1/9/15 से लागू होंगे। तो सीबी एक्ट पर भूमि अधिग्रहण कानून 13 के अनुसूची 1, 2, 3 के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू हो गए। तो सीबी एक्ट तो रहा नहीं रहा। अब सीबी एक्ट कर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। अच्छा, इसके बाद जब लागू हो गए, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, गौर से यहाँ के भू-रैयत पढ़ने का काम करेंगे। नीचे लिखा हुआ है 1 सितंबर 2015 में प्रकाशित की गई या उसके सभी अधिकार का अर्जन करने के आशय की सूचना दी थी। तो 1 सितंबर 15 को प्रकाशित, तो क्या प्रकाश हुआ? कुछ तो प्रकाश में आया जो प्रकाशित किया गया। तो 1 सितंबर 15 को यही प्रकाशित हुआ। 1 सितंबर 15 को यही प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशित हुआ। तो क्या प्रकाशित हुआ? तो भूमि अधिग्रहण कानून 13 का प्रावधान प्रकाशित हुआ। तो 2013 का जब प्रावधान प्रकाशित हो गया तो हम तो दावे के साथ कहेंगे कि चंद्रगुप्त कोल परियोजना पर जो केस किया वो और जो केस नहीं किया उस पर भी भूमि अधिग्रहण कानून 13 डंके के साथ लागू है। मतलब आपका ये कहना है, हाँ। जैसे भूमि अधिग्रहण 2013 जी या का जो लागू होगा, हाँ। वो जो केस कर्तागण है, हाँ। उसमें भी लागू होगा, हाँ। और जो केस कर्तागण नहीं है उस पर भी लागू होगा। मतलब दोनों होगा। मतलब अगर वो केस नहीं करते हैं तो तब भी उसको प्रावधान मिलेगा। अच्छा, आपका ये कहना है अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे अभी देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से RS पांडे जी बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण 2013 के नियम के तहत जो मुआवजा मिलना था 4 गुना हो जो मार्केट रेट है या फिर जो भी हो, तो उसके आधार मिलना था। लेकिन यहाँ मामला ये उठ रहा है कि अगर जो केस करके हासिल किए हैं, जीत हासिल किए हैं, उनको जो मुआवजा मिलना था वो 1 सितंबर कितना है? 1 सितंबर 15 नहीं, 1 सितंबर 15 को प्रकाशित किया गया ना। 1 सितंबर पर कोई लागू हो गया पूरे देश में। 1 सितंबर 2015 को प्रवृत्त होंगी। मतलब 1 सितंबर 2015 को ये लागू हो गया। और लागू होने के बाद इसका ये अर्थ निकला कि अब पूरे भारत देश में, चाहे वो किसी भी प्रकार के अधिग्रहण क्षेत्र हो, चाहे CCL करे, चाहे अन्य कंपनियां करें, वो 1 सितंबर 2015 के नियम के तहत जो कानून बना उस पर आपको मुआवजा भुगतान मिलेगा। ये आपका नियम भारत सरकार के द्वारा गजट संख्या 2368 और तारीख है 28/8/2015। मतलब गजट संख्या 2368 को पास किया गया 28/8/2015 और इसे प्रवृत्त किया गया, मतलब लागू कर दिया गया 1 सितंबर 2015 को। और इनको अब सब इसी प्रकार से सभी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कोई भी कंपनी हो, चाहे CCL हो, NTPC, सबको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि जितना भी माइंस है भारत के अंदर कोयला का, वो कोयला मंत्रालय से डील होता है। कोयला मंत्रालय के बनाए हुए कानून उस पर लागू होते हैं। तो जब कोयला मंत्रालय, जब ये कानून हो गया पूरे भारत में, तब कोयला मंत्रालय इस पर विचार किया कि अब क्या होना चाहिए। तो उसने कानून मंत्रालय भारत सरकार से सलाह लिया। कानून मंत्रालय भारत सरकार से सलाह लिया कि क्या होना चाहिए जब ये कानून बन गया। तो भारत सरकार, कोयला मंत्रालय एक क्लैरिफिकेशन, वर्गीकरण किया। 1/9/15 के पूर्व अगर CB एक्ट से अगर जमीन अधिग्रहण हुआ है
जमीन अगर अधिग्रहण हुआ है 1/9/15 के पूर्व और मुआवजा दे दिया गया, मतलब अवार्ड उसको घोषित कर दिया गया, या उसको हिंदी में बोले जाए पुरस्कार उसको दे दिया गया, तो सीबी एक्ट के प्रावधान के तहत ही उसको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये अर्थ है कि अगर 1 सितंबर कितना बोले 1 सितंबर 15 1 सितंबर 15 से पहले और अगर सीबी एक्ट से जमीन अधिग्रहण और हुआ, सीबी एक्ट से जमीन अधिग्रहण हुआ है, अगर उसको अवार्ड मिल गया हाँ, तो उसको वही तो सीबी एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। और सीबी एक्ट के प्रावधान उसमें जो मुआवजा में उठा चुके हैं उस पर और जो नहीं उठाए हैं उस पर 1/9/15 के बाद अगर मुआवजा नहीं मिला, समझे ना, तो भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून लागू होंगे जो यहाँ पर दिया गया है 1 सितंबर 15 और मेरा जमीन अधिग्रहण हुआ है 28/10/15 को, कानून मेरा लागू हो गया 1/9/15 को, तो हम तो 13 में आ गए ना। ये तो स्पष्ट हो गया। अब भू रैयत जितने भी है चंद्रगुप्त के, किसी भी तरह का उसको समाधान नहीं, शंका या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट समाधान मैंने कर दिया कि चंद्रगुप्त कौल परियोजना पर 110% भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू है। ठीक है, लेकिन अब बोलिएगा आप लोग कि जब लागू है इतना सब कुछ स्पष्ट, तो आप लोग न्यायालय क्यों गए? तो महोदय, न्यायालय कोई शौक से नहीं जाता है। हमने इसकी जानकारी 10 बार पत्र के माध्यम से, डाक, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से चंद्रगुप्त आम्रपाली के प्रबंधक महोदय को लिखा, डाक से लिखा। उपायुक्त महोदय हजारीबाग को डाक से सूचना देने का काम किया। यहाँ तक कि सीएमडी, सीसीएल के सीएमडी रांची को भी सूचना देने का काम किया। कोयला मंत्रालय को भी सूचना देने का काम किया। हालांकि कोयला मंत्रालय तो स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो संज्ञान क्यों लेगा? छोटी छोटी बात को तो संज्ञान लेगा नहीं। अब जो लोकल मैनेजमेंट है सीसीएल, यहाँ के प्रबंधक को चाहिए था ये सब चीज़ संज्ञान में लेकर के कानून को लागू कराना। कोयला मंत्रालय तो कोई छोटा मोटा सलाई का डिबिया नहीं है, वो तो आदेश दे ही दिया है, तो देना है तो देना है, कानून है तो कानून है। लेकिन ये लोग हमेशा आरएनआर पॉलिसी 12 तो 13, 12 तो 13, माने कोई हम लोग का सूद बूद लेने वाला रैयत का कोई नहीं था। फिर रैयत लोग, हम लोग विवश और मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए, है ना। तो उच्च न्यायालय भी स्पष्ट आदेश के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया कि आपको वर्तमान बाजार दर से मुआवजा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण कानून 13 आपका संवैधानिक अधिकार है। कुआं, तालाब, ब्रिज का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आपको इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक शब्द इंग्लिश में लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसका हिंदी होता है सक्षम पदाधिकारी के पास जाकर के आप अपना कागज पत्र जमा कीजिए। ठीक है, तो भाई सक्षम पदाधिकारी, तो सक्षम पदाधिकारी कोयला मंत्रालय जो पत्र लिखा 1/9/15 वाला डेट का जो बात बताए, उसमें स्पष्ट आदेश में लिखा हुआ है, आदेश दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कलेक्टर होते हैं, उपायुक्त होते हैं जिला में। और वो कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को भी चिट्ठी लिखा, सूचना दिया। अब कोयला मंत्रालय जब CIL जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका चेयरमैन कोलकाता में बैठते हैं, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, तो इसके चेयरमैन को भी इसकी सूचना मिली। अब चेयरमैन जितने सब्सिडरी कंपनी है, CCL, BCCL, MCL, NCL, ECCL वगैरह वगैरह वगैरह, सबके CMD को पत्र दे दिया। CMD को पाई, ये नियम है, ये कानून है, ये प्रावधान है देश का, इसको तुम लागू करो। तो स्पष्ट हो गया। उसके बाद जिस राज्य में जो कोलेरी पड़ती है, जैसे झारखंड में CCL है, तो इसके चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, मुख्य सचिव झारखंड सरकार के, उसको भी पत्र दिया है। पत्र में लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट, तो सबको दिया है। तो ये कानून है। अभी कानून से हट के अभी हम लोग देख रहे हैं एक नया चीज़। जब हम लोग गए तो एक दिन गए मिलने के लिए, वो डेट भी हमारे पास है, और हम 2 रैयत थे चैम्बर में। तो जिला भू अर्जन पदाधिकारी हजारीबाग बोले कि सीबी एक्ट से ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, मुआवजा हम नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। जमीन माने पदाधिकारी कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। जानकारी अगर उनको दिया जाए तो हमको लगता है कि उनको माने एकदम नहीं, CCL के खिलाफ तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं।
अगर आप सीसीएल के खिलाफ कुछ लेके जाते हैं तो उनकी मानसिकता तो हमको यही समझ में आया, जो आया मैं स्पष्ट कर देता हूँ आज कैमरे पर कि मैंने सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप मतलब बताइए, वहाँ हम तो कानून दिखा रहे हैं, कानून आप दिखा रहे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी किनके पास का भी नाम लिए? जिला भूअर्जन पदाधिकारी हजारीबाग। जिला भूअर्जन पदाधिकारी पास आप इस कानून को लेके गए, आपका जो मिले 2-3 तो बार वो क्या कह रहे हैं कि सीबी एक्ट के आधार पर आपका जमीन अधिग्रहण हुआ है तो हम मुआवजा नहीं देंगे। अच्छा, अब रहेगी बात कि एक चिट्ठी। दोस्तों देखिए, कानून तो बन गया है, लेकिन सीबी एक्ट कानून के आधार पर जो क्या बोलते हैं भूमि अधिग्रहण हुआ है। हाँ, सीबी एक्ट के आधार पर भूमि अधिग्रहण हुआ है, लेकिन इसमें जो कानून बनता है जिसमें अगर किसी प्रकार से कोई मुआवजा अगर सीबी एक्ट के तहत नहीं लिया है और वो सेक्शन 9 लग चुका है। सेक्शन 9 तो सीबी एक्ट के बाद लगा है ना, 2015 के बाद सीबी एक्ट से लगा है। सीबी एक्ट नहीं लगा, 2015 में लगा है। 28 अक्टूबर 2015 को लगा, लेकिन मुआवजा नहीं लिया, मुआवजा नहीं मिला है। अभी 10 साल गुजर गया। अच्छा, 10 साल का लोग सफर किया। कोर्ट का आदेश मिला। उसके बाद भूअर्जन पदाधिकारी क्या करते हैं कि एक पत्र जारी करते हैं। वो पत्र का लेटर नंबर है 1808 और तारीख है 1/8/25। अच्छा, और एक पत्र जारी करते हैं 1881, है ना, और उसका डेट है 19/8/25। तो वो आदेश दिए हैं चंद्रगुप्त कोल परियोजना के प्रबंधक को। अच्छा, और चंद्रगुप्त कोल परियोजना के प्रबंधक रैयतों को बोल रही है, रैयतों को बोला जा रहा है रैयतों को कि अगर सम्मानित रैयतों से अनुरोध है कि उक्त दस्तावेज निर्धारित प्रारूप से जल्द प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। कोर्ट आदेश देता है कि तुमको कागज वहाँ जमा करना है। हमको डायरेक्शन दिया, उनको ऑर्डर दिया। अच्छा, हमको रैयत को डायरेक्शन दिया। अच्छा, और जिला प्रशासन को ऑर्डर दिया कि कागज वहाँ जमा करो, मैंने जिला में जाकर जमा करो। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना। और जिला के भूअर्जन पदाधिकारी चंद्रगुप्त को ऑर्डर कर दिए। पत्रांक दिनांक सब महोदय लिखा हुआ 1808 और 1881। समझ रहे हैं ना बात को। और उसमें ऑर्डर कर रहे हैं तो ये चंद्रगुप्त के प्रोजेक्ट अफसर का सिग्नेचर से एक पत्र जारी हुआ है, लेटर नंबर रेफरेंस दिया है जिला भूअर्जन पदाधिकारी हजारीबाग का कि कागज हमको जमा करो। तो भाई मेरे कागज हम लोग को कोर्ट बोलता है कि जमा करो जिला भूअर्जन में, जिला भूअर्जन आदेश देते हैं चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त आदेश देता है कि हमारे यहाँ जमा करो। ये तो भरम वाली स्थिति है, भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, कोर्ट हमको आदेश दिया है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से भी आप ले सकते हैं, या भूमि अधिग्रहण कानून 15 राज्य सरकार का है। तो उसमें है कि 13 में केंद्र सरकारी कानून को बनाया और 1/1/14 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। तो भूमि अधिग्रहण कानून 15 में राज्य सरकार भी बनाया। अच्छा, जो 13 में बना था केंद्र सरकार को, उसी को डू कर दिया मैंने दोबारा उसी को लागू करने के लिए दिया। लेकिन 15 में किया, इसलिए 15 नाम दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसका 48 पन्ना का पूरा प्रारूप है। भूमि अधिग्रहण कानून 15 झारखंड सरकार का एक प्रारूप है, वो बनाया है प्रारूप। तो प्रारूप में है कि ग्राम सभा भी लेना है, सामाजिक आकलन भी कराना है, उसके बाद मुआवजा भी देना है, पुनर्वास भी देना है, पुनर्स्थापन भी देना है। तो ग्राम सभा तो हो गया जैसे तैसे, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। तो ग्राम सभा जब हो गया तो ये अपर समहर्ता महोदय हजारीबाग के दिए हुए पत्रांक दिनांक के ऑर्डर पर ही ग्राम सभा हुआ है। अच्छा, और भूमि अधिग्रहण कानून जो झारखंड सरकार 15 बनाया है उसमें अपर समहर्ता को ये आदेश देता है कि ग्राम सभा आपको लेना है, लिखा हुआ है। मैं जो सारा बात बोल रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। ये कोई ना समझने का कोशिश करे कि कहानी बताया जा रहा है लोगों को भ्रमित करने के लिए, नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही बात किया जा रहा है, जो प्रमाणित किया जा सकता है कहीं भी किसी भी पदाधिकारी के टेबल पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि मैं इस बात को कहीं भी प्रमाणित कर सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आर.एस. पांडे जी सारे तथ्यों को और सबूतों को रख रहे हैं और ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है और सारे इसके दस्तावेज है। कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी मेरे पास बैठते हैं या वार्तालाप करते हैं तो मैं वो सारे प्रूफ
देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रावधान बन रहा है और यहाँ पर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और भ्रमित करके सीसीएल हो चाहे अन्य कंपनियाँ हो या दलालों के थ्रू में ये अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो इसी को आज यहाँ पर चौपाल लगाया गया है और जिस प्रकार से इन्होंने जीत हासिल करने के बाद जो इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो इनके साथ छल किया जा रहा है, वो बयां कर रहे हैं। आगे बताइए। उसके बाद ग्राम सभा तो दे दिए। हाँ। तो उस समय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सक्षम प्राधिकार थे जिला प्रशासन, ठीक है। उसके बाद आपका सामाजिक आकलन SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है, सामाजिक आकलन कराने का प्रावधान है। अच्छा। ठीक है। सामाजिक आकलन में किस प्रकार का? सामाजिक आकलन में कितने घर प्रभावित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, कितने युवक हैं, कितने युवतियां हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने शिक्षित वगैरह वगैरह वगैरह, क्या जीवन स्तर है, ये सब देखा जाता है। तो ये भी उपायुक्त महोदय के हस्ताक्षर से पूर्ण हो गया। उसका भी दस्तावेज मेरे पास है, मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी जिला प्रशासन थे। सक्षम पदाधिकारी का कोर्ट भी आदेश देता है। तो मुआवजा देने की जब बात आई तो सक्षम पदाधिकारी सीसीएल कैसे हो गया? कोर्ट बोलता है सक्षम पदाधिकारी, कोयला मंत्रालय बोलता है कि कलेक्टर इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सब जगह मालिक हो गए जिला प्रशासन, और मुआवजा देने के समय मालिक हो गए सीसीएल। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जाल जो रचा जा रहा है मूर्ख बनाने का, आखिर क्यों भ्रमित क्यों किया जा रहा है रैयत को? इस पर मैं इतना बात को रखा हूँ और विशेष मेरे बहुत से साथी लोग हैं अपना विचार को रखेंगे, आप उनसे भी। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद इनका कहना है कि जैसे हाई कोर्ट से सक्षम अधिकारी, तो इनके अनुसार सक्षम अधिकारी कलेक्टर होते हैं, यही है, सक्षम उपायुक्त होते हैं, और भूवर्जन जिला से जो इनको मुआवजा भुगतान होना था वहाँ से होगा, जिला भूवर्जन से मुआवजा भुगतान, तो जिला भूवर्जन से मुआवजा भुगतान है। लेकिन यहाँ पर षड्यंत्र रच के ये दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीसीएल भुगतान करेगी। हाँ। तो आप लोग जैसे मान के चले सीसीएल भुगतान करेगी अगर मुआवजा, तो उसमें आप लोग को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत ये है कि तो फिर कोर्ट हमको क्यों भेजा गया, पहले क्यों नहीं वार्ता किया हमारे साथ? जब मैं तो वार्ता करने का समय दिया था, मैं वार्ता करने के लिए जिला प्रशासन को भी समय दिया था, सीसीएल प्रबंधक चंद्रगुप्त को भी वार्ता करने के लिए समय दिया था। उस समय तो आपने वार्ता किया नहीं हमारे साथ कि रैयत लोग क्या कर लेंगे, हमारा तो कुछ कर नहीं लेंगे, ये लोग क्या कर लेंगे, हम जो चाहे वो आज तक किए हैं वही कर लेंगे हम। जब हम न्यायालय चले गए तो न्यायालय का बात को पालन करेंगे, कानून हमको। तो आप लोग अब ये चाहते हैं कि हमको जो भी मुआवजा भुगतान मिले, एक मुफ्त मिले, हाँ, वो जिला भूवर्जन से। यस, हाँ, कोर्ट के आदेश से। कोर्ट के आदेश से, हाँ। मतलब जो कोर्ट आदेश किया है वहां से आप लेना चाहते हैं, हाँ, ना कि आप सीसीएल के द्वारा। और जिला भूवर्जन पदाधिकारी जो बोलते हैं कि सीबी एक्ट से जमीन अधिग्रहण हुआ है तो हम मुआवजा नहीं देंगे, तो मैं उनको भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि महोदय, सीबी एक्ट के प्रावधान समाप्त हो गए। इसी केस को लेकर के महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वहाँ के बहुत से रैयत वहाँ के हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उसमें आदेश में लिखा है, वो आदेश की कॉपी भी मेरे पास में है, उसमें लिखा है कि धारा 105(3) धारा 105(3) और धारा 113, सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि धारा 105(3) और धारा 113 के तहत सीबी एक्ट के वैधानिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए। अच्छा। और उसके जगह प्रतिस्थापित कर दिए गए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसूची 1, 2, 3। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का जो अंतिम न्यायालय होता है उसने ऐसा ऑर्डर किया महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के विषय में। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कौन है? सीआईएल का सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि सीसीएल है। तो जब उस पर वो कानून लागू हुआ तो मेरे पर भी वही कानून लागू होगा ना महोदय। और मैं जिला भूवर्जन पदाधिकारी को कह देना चाहता हूँ संदेश कि महोदय सीबी एक्ट के भरम में न रहे, है ना, न रहे, और तो कोई इस तरह से परेशान कृपया न करें।
देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर रैयतों और विस्थापितों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कभी ये सीसीएल के द्वारा बुलाए गए जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पर भ्रमित करने का काम करते हैं, कहीं कभी ये न्यायालय के दरबार में पहुँचते हैं, वहाँ इन्हें ये आदेश मिलता है कि आपको 2013 नियम के 2013 के नियम जो कहते हैं उसके आधार पर मुआवजा मिलेंगे। और जब ये भू अर्जन पदाधिकारी पास पहुंचते हैं तो वहां कहा जाता है इनको कि आपका ज़मीन अधिग्रहण जो हुआ है वो सीबी एक्ट के तहत हुआ है, सो हम सीबी एक्ट के तहत को देखते हुए आपको हम यहां से भुगतान नहीं करेंगे। अब ये इनको ये बोला जा रहा है कि आपका भुगतान अब सीसीएल के द्वारा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों को कहना है कि भैया हमारे को कोर्ट बोला है कि हमको जिला भू अर्जन से ही मुआवजा लेना है, आदेशित किया गया है कलेक्टर के आदेश पर। तो अब इस प्रकार के हमारे साथ छल क्यों किया जा रहा है, भ्रमित क्यों किया जा रहा है? कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसमें ग्रामीण नहीं समझ पाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और इसका फ़ायदा अन्य कंपनियां उठाती हैं और रैयतों को रैयतों के साथ में ये जो व्यवहार किया जा रहा है, ये ऐसा व्यवहार कहीं भी सही या उचित नहीं लगता है। चंद्रगुप्त कोल परियोजना से प्रभावित रैयत जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले महोदय आप अपना परिचय दें और आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले कि आपका इस चैनल को बहुत बहुत बधाई है कि हम चंद्रगुप्त के जितने पचड़ा, सिजवा, नायक, खाप, बुकरू के भूरैयत का आज एक चौपाल है और इस चौपाल में आने के लिए आपने समय निकाला। इसके लिए इस चौपाल के माध्यम से चंद्रगुप्त के तमाम सम्मानित भूरैयतों की ओर से आपका चैनल का बहुत बहुत बधाई है। आपका भी बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। महाशय, मुझे कहना है कि अभी हमारे पूर्व जो सम्मानित रैयत हैं डॉक्टर आर.एस. पांडे ने विस्तार पूर्वक बताया और इनके और जो बातें हैं रह गई कि हाई कोर्ट से हम लोगों का एक जजमेंट आया भूमि अधिग्रहण 2013, तो सीसीएल के पद से भी वहाँ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपनी बातों को रखें और रैयतों के पद से भी हमारे अधिवक्ता ने अपनी बातों को रखें और कोल बेरिंग एक्ट यानी सीबीए और भूमि अधिग्रहण 2013 के विषय में ही बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ बातें चीते हुए अपने दोनों पक्ष के जो है सीसीएल पक्ष के अधिवक्ता और हमारे भूरैयत के पक्ष से जो अधिवक्ता हमारे थे। बैठक हुई थी? बैठक कब हुई? ये 2 मई 2000 का ये फैसला आया। 2 मई 2025 का ये फैसला आया। 2 मई। हाँ, इसी के आलोक में हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप तमाम भूरैयत आप अपने अपने जिला, संबंधित जिला जो चतरा है, हजारीबाग है, चूँकि कुछ उड़सू गांव है वो चतरा जिला में आता है, तो संबंधित जो जिला के कलेक्टर हैं, तो अधिकांश जो गांव विस्थापित हो रहे हैं वो हजारीबाग जिला में आते हैं। तो हम लोगों ने, तमाम रैयतों ने अपनी जजमेंट कॉपी के साथ, गजट कॉपी के साथ और ज़मीन की जितनी तरह का पेपर है उनको हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार भू अर्जन कार्यालय में हम लोगों ने जमा किया। अच्छा, आप लोग भू अर्जन कार्यालय हजारीबाग में जमा कर दिए? जमा कर दिए। अच्छा, जमा करने के उपरांत क्या बात हुई? जमा करने के उपरांत जमा करने के बाद हम लोगों ने उनसे कई एक बार संपर्क किए लिखित रूप से कि हमारी जो मांगे हैं, आप जो ऐसे हमारे जितना मुआवजा बनता है भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत वो अवार्ड घोषित करें आप। लेकिन उन्होंने समय लेते हुए कई एक चिट्ठियाँ निकाली, एक चिट्ठी 2 चिट्ठी कैंसिल किए हैं, एक चिट्ठी कैंसिल कर दी हैं और दूसरा चिट्ठी में वो बुलाए हैं। तो हम लोग बहुत जल्द जाने वाले हैं। अगर वो भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत हम लोगों के अवार्ड घोषित नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट के अवहेलना के खिलाफ में फिर हम लोग हाई कोर्ट कुछ करेंगे और अगर ज़रूरी पड़ गया हम भूरैयतों को तो हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जा सकते हैं। चूँकि अपने जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार की लड़ाई है, समूल हमारा संपत्ति इस चंद्रगुप्त में जा रहा है।
इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से रैयतों को बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है, वैसे वैसे रैयत समझ रहे हैं बातों को और अपने अधिकार के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि विस्थापित रैयत जो जागरूक है, जो कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है, वो सीसीएल उस आधार पर मुआवजा भुगतान करती है या नहीं, ये आगे समय बताएगा। और जब भुगतान होगा तो मेरे चैनल में फिर से वो चीज़ें दिखाई जाएंगी कि इस प्रकार से रैयतगण जो केस करता है उनका भुगतान हुआ है। अभी आप लोग एक चीज़ मुझे बताएं, एक खबर चल रही थी और खबर में ये बातें चल रही थी कि आप लोगों को शिशु इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन वहाँ पर बैठक करने के लिए बुलाए थे या सीसीएल के द्वारा बैठक करने के लिए बुलाए थे। क्या मामला था, क्या कहें सीसीएल वाले? सबसे पहले तो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर से बेखबर, खबर से बेखबर जो खबर चल रहा है, रियल में कानून की दृष्टि में वो बेखबर है। आपका जब भी मैं बात सुनता हूँ तो कुछ ऐसा रहता है जिसमें अंदर ही अंदर आदमी कुछ तो समझ पाते हैं और कोई नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं बखूबी आपकी बात को समझता हूँ। खबर से बेखबर जो खबर छप रही है सीसीएल की ओर से, वो कानून की खबर से वो बेखबर हैं। इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधि सहायता के सुप्रीम न्यायालय विभाग माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश किया तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून संपूर्ण चंद्रगुप्त परियोजना पर लागू है, इसमें नो डाउट। अब इसकी विश्लेषण में अगर आप जाना चाहते हैं, प्रबंधक महोदय और एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हुए जो भी पदाधिकारीगण हैं, तो उनको तो नॉलेज है, चूँकि जब केंद्रीय कानून बनती है तो देश के एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे पहले पॉइंट किया जाता है कि आपको करना क्या है। लेकिन काफ़ी दुख के साथ हमको ये कहना पड़ता है, ऐसा है कि सबके ऊपर पैसा है। अब सबके ऊपर पैसा है तो पैसा बोलता है, लेकिन कानून सबका भेद खोलता है। देखिए, एक शब्द यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऐसा है, सबके ऊपर पैसा है। तो इस चीज़ को आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग समझिए, बात को समझिए और अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो सर, सबके ऊपर पैसा है, लेकिन न्याय विभाग का कानून सबका भेद खोलता है और खुल चुका है लगभग, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ इसको, चूँकि उच्च न्यायालय में जो न्यायमूर्ति बैठते हैं वो कानून के मुहासिफ समझे जाते हैं और हैं। उन्होंने जब आदेश किया तो इनको समझना ही पड़ेगा। बट रहा रंगीन चश्मा से देख रहे हैं लोग, तो सभी लोग रंगीन नज़र आ रहे हैं। अब इस रंगीन चश्मा में जितने लोग रंगे हैं उनकी गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, लेकिन इतना आपको हम ज़रूर आश्वस्त कर दें बंधु, भारत का राजपत्र जो जारी होता है, राजपत्र भारत सरकार ने समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से भूमि को अधिग्रहित करने के लिए कानून बनाती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास आप उठा कर देखें तो 1894 में जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सर डिस्टर्ब नहीं करिए, 1894 में जब
यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय भी भूमि अधिग्रहण कानून बना था। देश को विकास के लिए ज़मीन चाहिए। समय बदला, परिस्थिति बदली और देश आज़ाद हुआ। तब जाकर के 1957 में एक कानून भूमि अधिग्रहण कानून बना, जो स्वतंत्र देश का पहला भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसको भाई लोग रटते हैं सीबी एक्ट वही है। अच्छा, सीबी एक्ट वही है। सीबी एक्ट वही है। स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो नियम कानून बना वो सीबी एक्ट वही है। 1957 में वो बना कानून। उसके बाद समय परिवर्तनशील है, जानना चाहिए लोगों को। तब तक इसी कानून के अंतर्गत खनन क्षेत्र में जितने भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, सरकार के राजपत्र 1957 के आधार पर हुआ। और हमारे यहाँ भी इनफैक्ट इसी कानून के अंतर्गत राजपत्र सरकार का जारी होता है 28/8/2015। इसी कानून के अंतर्गत भूमि को अधिग्रहित किया गया। चलो भाई ठीक है, अधिग्रहित सीबी एक्ट से आपने ज़मीन किया, नो डाउट, क्लियर है। और इसी कानून से पूर्व में सारा क्रिया खनन विभाग का होते रहा है। तो बैठे हुए जो उच्चस्थ पदाधिकारीगण हैं, उनका माइंड मेकअप है कि सीबी एक्ट दैट मीन्स जो नियम लागू है वो लागू है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 26 सितंबर 2013 को एक बिल बना पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति का मुहर लगा और भूमि अधिग्रहण 2013 उसको कहते हैं हम लोग कानून। समय बदला और वो कानून जब जैसे ही बनता है, हमारे यहाँ सेक्शन 9 जो लगा है महोदय, वो सेक्शन 9 जब हमारे यहाँ लगता है, हाँ सेक्शन 9 हमारे यहाँ लगता है आपका 28/10/15 2015 को। पहले डेट पकड़िए आप इस माध्यम से। पहला गजट भारत सरकार का हुआ 28/8/15 को। सीबी एक्ट जिससे भूमि अधिग्रहित किया गया। अब सीबी एक्ट में ये नियम स्पष्ट है कि यदि आप सीबी एक्ट से कानून से आप भूमि अधिग्रहित किए हो, कानून में लिखा है सब बात, लोग जानते भी हैं, लेकिन बोले पैसा बोलता है। और अगर इस 1957 से अधिग्रहित आपने किया, आपने अवार्ड घोषित कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स वहाँ सीबी एक्ट ही लागू होगा। क्लियर है, क्लियर है। ये सरकार का पत्र भी, क्लैरिफिकेशन भी है। इस बात को न्यायमूर्ति अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके पास हम लोग गए हैं। लेकिन दुख की बात है कि जब सेक्शन 9 हमारे यहाँ लगता है, सेक्शन 9 हमारे यहाँ लगता है 28/10/2015। अच्छा, जिसका गजट संख्या 2936 है। 2936 यह क्लियर करता है कि यदि 1957 से आपके यहाँ अधिग्रहित हुआ है और अवार्ड बन गया है, तब तो मैं नहीं चलूँगा, मतलब 2013 मैं नहीं चलूँगा। और यदि अवार्ड नहीं बना है तो 100% वहाँ यही कानून लागू होगा। और यह कानून बन करके आपका सीएमडी को, आपका जीएम साहब जो हैं उनको, देश के वरीय अधिकारी जितने हैं उन सभी को चिट्ठी मिल गया है, पत्र भी हम लोगों के साथ है। और सरकार ने एक चिट्ठी जाहिर किया, उसमें क्लैरिफिकेशन किया है कि उसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया। तत्पश्चात एक शेड्यूल और पास हुआ जिसमें 13 ऐसे केंद्रीय कानून थे जो पहले 1957 से डील होते थे। सबका अपना अलग अलग है, लेकिन 1957 से जो डील होता था खनन विभाग, उस पर इसके बाद मतलब 13 में जो कानून बना उस पर 2013 100% लागू है। अब भाई लोगों को माइंड सेफ है, हम क्या बोले, भूअर्जन पदाधिकारी को तो इस बात को समझना चाहिए। जिला के वरीय लोग हैं आप लोग, डीसी साहब इसको बाखूबी समझ रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं उनको अपने आपके चैनल की ओर से। डीसी साहब सभी बातों को बाखूबी समझ रहे हैं और इस बात को पर्यावरण विभाग भी समझ रहा है। पर्यावरण विभाग ने जो आपका क्लियरेंस दिया है, फॉरेंस क्लैरिफिकेशन उन्होंने किया, उसमें 2 चीज़ें हैं।
सेक्शन ये क्या बोलेंगे FRA 1 और FRA 2 जो हुआ है उसमें पॉइंट दिखाया है कि आपको कानून ये आदेश करती है CCL को कि आप विस्थापित पहले करो, लोगों को पेमेंट करो, उसके बाद कंपनी खोलो। लेकिन अब क्या बोले हम, कानून का ऐसा धज्जिया उड़ रहा है। हम तो पूरे चंद्रगुप्त में देख रहे हैं कि कानून को कैसे लोग धज्जिया उड़ा रहे हैं। ना केवल चंद्रगुप्त की बात करें हम, बल्कि हमारे एरिया में बड़का गांव किरेडारी से लेकर के झारखंड के लगभग हर जगह में कानून का धज्जिया उड़ रहा है। लोग लड़ भी रहे हैं इस पर। अब रहा सवाल कि हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट से निर्देश हुआ है, निर्देश का आप पालन नहीं करते हैं तो भाई कानून जानने वाले लोग कानून को देखेंगे। अब भूमि का जो लैंड एक्विजिशन का जो पदाधिकारी जिला में है वो कहते हैं कि हम 1957 से देंगे, तो आपके हाँ तो आपके पॉकेट में नहीं है वो, और रैयत आपके भीख के लिए मोहताज नहीं है। अगर आप देंगे तो हमारी संपत्ति का अधिकार आप देंगे। अधिकार लड़ना चाहिए लोगों को, और लड़ रहे हैं। इसका साक्षी है आपका उड़ीसा कोल माइंस जो दिया है डिसीजन दिया है महानंदी में, वो तो स्पष्ट है। अच्छा, महानंदी में जो डिसीजन मिला है हाँ, वो तो 2013 के नियम के तहत मिला। हाँ, वो तो स्पष्ट है। और हमारे जो एडवोकेट साहब लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने कहा पेपर लाओ, हम एग्रीमेंट करता हूँ, 200% आपको मिलेगा। अच्छा, ये बात मतलब हाँ। आपके जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम लड़ते हैं, हमको 2% दो। ना, वो बात नहीं मैंने बोला। मैंने कहा कि एडवोकेट साहब बोले हैं कि 200% आप सही रास्ते में हैं। अच्छा, आपको 100 क्या 200% लाइए, हम साइन कर देता हूं कि 2013 आपको मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है, लोग जिंदा है। सच तो ऐसा है कि जिंदा है, सच है तो आप हैं, हम हैं, संसार है। तो उन्होंने इसके माध्यम से लीगल नोटिस भी जारी किया है। DC साहब से बाय फ़ोन दूरभाष से बात भी हुई है। AC साहब से भी बात हुआ है, और DLO साहब से पता नहीं, हम कंफर्म नहीं हैं। तो ये सारा बात हो चुका है, लीगल नोटिस भी वहाँ हो चुका है। लेकिन अब बताइए ना, ग्राम सभा ज़िला करता है, डॉक्टर साहब उसी चीज़ को बोल रहे थे, ग्राम सभा के लिए जिला नोटिस जारी करता है। और क्या था, और सामाजिक आकलन का जिला SIA जो है सोशल इम्पैक्ट का जो नोटिस है वो भी जिला से आदेश होता है। ज़मीन पर तो कुछ नहीं हुआ SIA का, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ, ना ग्राम सभा हुआ और ना ही SIA हुआ है। पेपर में मतलब आपका कहना मतलब पेपर में सब कुछ हो गया। हाँ, ठीक है। और लेकिन यहाँ धरातल में कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे नहीं हुआ तो आपने कलम चला करके उसको कर दिया, अच्छी बात है। आप में पावर है तो 2013 DC महोदय के हाथ में पेपर पेन चला करके हम लोगों को अवार्ड दे दो भाई, जो आपके अधिकार में है। रुपया भी दे दो, लेकिन दे दो। हम लोग तो भाई आपके अंदर के चीज़ है। और निर्देश किया, आपको आदेश दिया है न्यायालय विभाग, और किताब भी लिखा है कि कलेक्टर विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो आप दो ना भैया, आप दो। हम तो मान रहे हैं, रैयत इसके लिए कई बार गए, लेकिन पूर्व के जो DC महोदया थी, भगवान करे उनको अच्छा अन्न मिले। और अभी जो बैठे हैं उनको भी हम कहेंगे तहे दिल से आप समझ रहे हैं और बाखूबी समझ रहे हैं। और इसीलिए तत्काल हम लोगों को आशा दिया गया कि आपके साथ तुरंत हम लोग बैठेंगे, ऐसा मिला है हम लोगों को आश्वासन। DC साहब सिंसियर हैं इस मामले में, हम लोग बार बार गए हैं तो सिंसियर हैं। तो DC साहब हमारे अधिकारी हैं, हमारे ज़िला के मालिक हैं, तो मालिक के पास हम लोग गए हैं, मालिक सारा कुछ समझ रहे हैं, और मालिक के ऊपर भी मालिक है,
मालिक के ऊपर भी मालिक है, और मालिक अगर हम लोगों को राह बताते हैं तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मेरा एक सवाल है, जैसे हाई कोर्ट द्वारा आपको आदेशित कर दिया गया है कि भुगतान किया जाए 2013 के नियम के तहत, तो जब वहाँ से आपको भुगतान करने का नियम बता दे रहे हैं, तो फिर जिला भू अर्जन ऐसा क्यों कर रहा है कि CB एक्ट के तहत आप देने को? माइंड मेकअप है, पैसा बोलता है। अच्छा, ठीक है जी। आप एक शब्द से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि माइंड मेकअप है, पैसा बोलता है। तो आप इसको समझ जाइए कि क्या कहना चाहते हैं ग्रामीण और किस प्रकार से करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बारी बारी से अपनी बात को ग्रामीण रख रहे हैं, और ग्रामीण को अधिकारी हो या सक्षम पदाधिकारी हो या फिर जो ज़मीन अधिग्रहण किया है, जिस कंपनी के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, कम से कम इन चीज़ों को समझते हुए और रैयतों को दर्द को समझते हुए इनका भुगतान जल्द से जल्द करना चाहिए। जो 2013 के मापदंड जो कहते हैं उसके अनुसार भुगतान करना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका राइट बनता है 2013 नियम के तहत मुआवजा भुगतान लेने का। तो इस बीच हमारे बीच एक और ग्रामीण है जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार राणा है और मैं चंद्रगुप्त परियोजना क्षेत्र का मैं रैयत हूँ। और मेरा कहना है कि इस चैनल के माध्यम से कि जब हम सभी यह जान रहे हैं कि गजट में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि 2013 जो है वो भूमि अधिग्रहण चंद्रगुप्त क्षेत्र में प्रभावी है, लेकिन पत्र के माध्यम से और डायरेक्ट कंसल्टिंग करने के बाद भी लोग सबसे पहले तो है कि जो वरीय अधिकारी हैं वो सबसे पहले यह एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि 2013 है भी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि इस बात को साबित करने के लिए हम लोगों को जो है वो लाखों रुपये बर्बाद हो गया है वो हाई कोर्ट में जाने के लिए, जबकि साफ साफ गजट में लिखा है कि 2013 कानून लागू है चंद्रगुप्त में। इस बात को साबित करवाने के लिए जो है वो हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, और हाई कोर्ट जा कर के और हम लोगों को जो है सो डिग्री हासिल करके लाना पड़ा। अब दूसरी बात ये है कि डिग्री तो आ गया, डिग्री हाई कोर्ट में जो नियम सिस्टम है वो तो दे दिए है, लेकिन जो हमारे वरीय अधिकारी DC साहब हैं, AC साहब हैं, अब इनको जब लेटर जब दिया गया तो सबसे पहले तो ये समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आखिर ये चिट्ठी है क्या। जब बहुत सारा बात करने के बाद जब एथी होता था, अच्छा ठीक है जमा कर दीजिए, तो जमा क्या कर दीजिए, आप सारी बातों से आप अवगत है, सब चीज़ को आप जान रहे हैं, तो अपना आप अधिकार क्षेत्र में रह करके आप अपना जो काम है उसको क्यों नहीं करते हैं। आपका जो काम है, अगर हाई कोर्ट अगर आपको ऑर्डर किया है, आपको आदेश दिया है कि आप जो है वो मुआवजा को तय कीजिए, तो आपका काम बनता है कि आप मुआवजा तय करके बताइए कि आपका ये कितना मुआवजा मिल रहा है हमारे क्षेत्र में। जिस तरह का हमारा जो कंडीशन है, जिस तरह का क्षेत्र है, हमारा डेवलपमेंट जिस तरह का क्षेत्र है, टंडवा है, इधर हमारा चारों तरफ से माइनिंग एरिया है, इसके अनुसार हम लोगों का जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए था, घोषित करना चाहिए था। इसको ना करके और जब भी जाते हैं तो अरे क्या है, ये है, वो है, तरह तरह के लोग बहला फुसला देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भारत का संविधान में जब सारा चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, सारा गजट बजट सब सारा चीज़ बना हुआ है, तो आप प्रमाण के साथ हम लोग जाते हैं, तो आखिर ये क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमको ये लगता है कि जो आदमी ऐसा होता है कि दूसरे के दुख से आदमी दुखी नहीं होता है, दूसरे के सुख से आदमी दुखी हो जाता है। वो ये अधिकारी ऐसे होते हैं कि है ना, वो पैसा देना नहीं चाहते, जबकि अधिकारी को पैसा नहीं देना है, पैसा हमारे ही ज़मीन का पैसा मिलना है। और हमारा ही ज़मीन का अगर पैसा अच्छा अगर मिल जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, कहीं अपना जो है सब विस्थापित होकर अगर कहीं जाएंगे, घर वगैरह बनाएंगे, तो कानून है ना वो ऐसा जीवन व्यतीत करे जो पहले से बेहतर हो। तो पहले से बेहतर हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि पहले से बेहतर हो जाएगा, है ना। 5 डिसमिल ज़मीन मिले या ना मिले, कहीं न कहीं आदमी जाएगा, रहेगा, है ना, तो फिर हो गया आपका जो है ना पुराना ज़माना आदिवासी जो जीवन व्यतीत करते थे
उसी टाइप का होगा। आदमी कहीं न कहीं रहेगा, ना उसके पास ज़मीन रहेगा, ना कुछ रहेगा, और जिधर तिधर भटकता रहेगा। तो मैं और कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार जो है, अगर जो लोग मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, जो इधर उधर खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते हैं, सरकार उनको चाहती है कि ये कुछ ज़मीन वगैरह लेकर के सरकार के द्वारा कुछ ज़मीन जो है वो प्राप्त करके एक अस्थाई जीवन व्यतीत करे, अपना खेती बाड़ी करे और मुख्य धारा से जुड़े। तो और दूसरी ओर हम यहाँ देखते हैं कि जिस क्षेत्र में खनन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो यहाँ जो व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, उनको यहाँ से पलायन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसका ये भी खोज खबर नहीं रखा जाता है कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ घर बनाएगा, कहाँ रहेगा, उसकी आने वाला जो पीढ़ी है वो कहाँ वो रहेगा या नहीं रहेगा, उसका कोई खोज खबर होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वरीय अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा जो है वो सिस्टम को बनाया जाए, ऐसा चीज़ को लागू किया जाए जिससे यहाँ के लोग जो है वो विस्थापित होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उनके रोजी रोजगार, उनका आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। तब फेयर कंपनसेशन का जो सिस्टम है 2013 के अनुसार उसको दिया जाना चाहिए। तब यहाँ के जो रैयत हैं वो कुछ हद तक जो है, ऐसे तो अपना क्षेत्र ख़त्म हो जाएगा तो समझिए कि वो पलायन ही हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या है कि अगर वो कहीं जाए तो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, है ना। इस तरह का मुआवजा तय होना चाहिए जिसके तहत जो है वो यहाँ के लोगों को थोड़ा संतुष्टि मिल सके। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ऐसा नहीं है कि जैसे जिस प्रकार से अधिकारी आपको बोलते हैं कि सीबी एक्ट के तहत आपको मुआवजा मिलेगा, तो कहा जाता है पैसा बोलता है, तो पैसा से ही बोलवा लेते हैं आप। हम लोगों के पास पैसा हम लोग कहाँ, रैयत के पास पैसा कहाँ से रहेगा जो हम लोग उनको पैसा दे सकते हैं। रैयत के पास तो पैसा नहीं है। अपने तो जो है सो वो आकर, है ना, अगर कहीं पर जाना रहता है तो हम लोग चंदा करते हैं, है ना, 10-20 रुपया कोई चंदा देता है तो उससे हम लोग ये अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग अधिकारियों को कहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे बात बोले हैं दो लोगों से कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अभी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। मैं जो हूँ अभी अपना प्राइवेट में टीचर हूँ। हम लोग अपना जो है सो स्कूल चलाते हैं, अपने प्राइवेट गांव में ही अपना स्कूल चलाते हैं, उसी से हम लोग का रोजी रोजगार चलता है। और खेती है हम लोग का, अपना खेती करते हैं, हाँ जो ज़मीन है खेती करते हैं और अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आज आपको बताया हूं और दिखाया हूं कि किस तरह से जो हाई कोर्ट से जीत के हासिल करके आए हैं और उनको पेमेंट करने की बात किए गए, उनको किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। और इस तरह से छोटे छोटे जगह को एक्वायर करके भ्रमित करके और सीसीएल हो चाहे या कंपनी या सारे जगह को हथिया जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके 10-20 रैयतों को हटाते अपना उल्लू सीधा कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना हक अधिकार को समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पूरे तरह से समझ पाएंगे कि क्या है। कमेंट तो आपको करना ही करना है कि आप करिए कमेंट, आप अपना मनसा को दिखाइए। अपने मनसा को जब तक नहीं दिखाइएगा तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। और वीडियो को अलग अलग जगह पर शेयर भी करने का काम करें ताकि आपको इंसाफ मिल सके, अधिकारी तक पहुंच सके वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आज देखते रहिए आपकी आवाज़ समस्या समाधान है। और प्रत्येक लोग जो हैं ऐसे अपने अपनी बातों को रखे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे साथ छल क्यों हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिनका अधिग्रहण क्षेत्र नहीं हुआ, जिनकी ज़मीनें अधिग्रहण नहीं हुए हैं, बचा हुआ है, वो भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि भविष्य में आपके साथ छल ना हो। और कमेंट में ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। और एक चीज़ और आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके क्षेत्र में ज़मीन अधिग्रहण हुए हैं तो आप मुझे फ़ोन करके आप मुझे बुला सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं।